रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड जी। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन ई और के। अभी हमको पढ़ना है ई और जी के बीच में रिलेशन। यहाँ पे हमने क्यूब लिया है, सॉलिड क्यूब लिया है, जिसके फेस पी क्यू, ये हमारा पी क्यू फेस है, ये पी क्यू जिसमें शियर स्ट्रेस टाउ और आर एस जिसमें शियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है, और इसका जो कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है कौन कौन से फेस में लग रहा है, आर क्यू और आर पी पे। हमने शियर स्ट्रेन का डेफिनेशन पढ़ा था। शियर स्ट्रेन होता क्या है, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे क्या डिफॉर्मेशन होता है, ये सबसे पहले हमको जो ब्लैक कलर में जो लाइन बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, उसको देखना है। तो किसको, पी क्यू आर एस को। यहाँ पे शियर स्ट्रेस जब टाउ लगेगा तो ये क्या हो रहा है, एक्सपांड होगा इस साइड में। तो अभी जो नया क्यूब जो बन रहा है डिफॉर्म होने के बाद, वो कौन से कलर में है, ब्लू कलर में है। पी क्यू आर डैश और एच डैश, ये हमारा क्या हुआ, नया डिफॉर्म होने के बाद जो क्यूब है वो है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है फाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। यही शियर स्ट्रेन का डेफिनेशन होता है। तो शियर स्ट्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, आर इंटू आर डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है, आर क्यू। ये हमारा क्या हो गया, शियर स्ट्रेन। और हमको पता है शियर मॉडुलस, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू होता है जी इंटू शियर स्ट्रेन फाई। तो यहाँ पे से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन जी। तो ये एक रिलेशन है फाई का, और एक रिलेशन ये है फाई का। तो फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेन इक्वल टू लिख सकते हैं टाउ अपॉन जी इक्वल टू आर आर डैश अपॉन आर क्यू। ये हमारा एक रिलेशन आया। अब जब ये डिफॉर्म हो रहा है तो जो इसका डायगोनल पी आर है, ये डायगोनल पी आर है, ये कैसे चेंज हो जा रहा है, किस में चेंज हो जा रहा है, पी आर से पी आर डैश में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस आर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जो नया डायगोनल बन रहा है पी आर डैश पे परपेंडिकुलर लाइन डालूंगी। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, और ये कौन सा हो जाएगा, ये 45 डिग्री। ओरिजिनल जो क्यूब है उसमें ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब हम निकालेंगे कि जो डायगोनल पी आर है वो कितना स्ट्रेन हो रहा है, उसमें कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है उस डायगोनल में, किसके कारण, इस शियर स्ट्रेस के कारण। तो द स्ट्रेन एक्सपीरियंस बाय द डायगोनल पी आर। तो ये पी आर जो डायगोनल है हमारा, उसमें कितना स्ट्रेन लग रहा है। तो ये क्या होगा, इस डायग्राम को देखते हैं, डॉटेड जो रेड लाइन है, तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, यहाँ पे टी आर डैश है, ये देखो यहाँ पे से ये टी आर डैश चेंज इन लेंथ हो गया, अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाएगा, ये पी टी, यहाँ से यहाँ तक। तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू टी आर डैश अपॉन पी टी। अब जब हम इसको ज्योमेट्री से देखते हैं तो ये जो पी टी है ये इस पी आर के बराबर रहता है। ये पी आर के बराबर कौन रहता है, ये पी टी रहता है। तो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी आर डैश इक्वल टी आर डैश अपॉन पी टी को क्या लिख सकते हैं, पी आर। अब हम देख रहे हैं ट्रायंगल आर आर एट आर आर डैश टी, मतलब ये आर डैश हुआ, ये आर और ये टी। ये एंगल हमने अभी निकाला था 45 डिग्री। तो कॉस 45 जब यहाँ पे हम निकालते हैं तो ये आता है, ये लाल बटा कक्का पहले पता ही होगा आप लोगों को, आधार बटा कर्ण। तो इस केस में आधार क्या हो जाएगा, टी आर डैश, ये 45 डिग्री ये है, तो इस केस में आधार हो गया ये टी आर डैश अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, ये आर इंटू आर डैश। इस ट्रायंगल से हमको क्या मिल रहा है, ये। तो यहाँ से हम टी आर डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टी आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आर डैश इंटू कॉस 45 डिग्री। सिमिलरली हम ये एंगल जो है हमारे पास सबसे पहले जो सॉलिड क्यूब था, ये क्या कौन सा एंगल है, 45 डिग्री पे है। तो यहाँ पे मैं कॉस 45 लगाता हूँ ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में 45 लगाता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस 45 इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, पी आर या क्यू पी, ये हो जाएगा आधार इसका, ये 45, ये आर क्यू
हाँ, तो ये 45 है, तो ये 90 डिग्री है, और ये क्या है 45 है। तो यहाँ पे से मैं 45 को देख रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं cos 45 लगाता हूँ तो ये हो जाएगा आधार इसका RQ, और कर्ण क्या हो जाएगा PR। तो यहाँ से मेरे को किसका वैल्यू मिलेगा, PR का वैल्यू मिलेगा। तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा RQ अपॉन cos 45 डिग्री। अब इस PR का वैल्यू और इस TR डैश के वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, कितना स्ट्रेन निकल रहा है डायगोनल PR में, उस पर यहाँ पे मैं पुट करूँगा। तो यहाँ पे मैं पुट करने के बाद क्या आता है, स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल PR, इसको सॉल्व करने के बाद पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, इस PR में स्ट्रेन कितना आ रहा है, ये हो जाएगा TR डैश अपॉन PR डायगोनल PR में। तो TR डैश का वैल्यू पुट करता हूँ तो यह RR डैश cos 45 डिग्री, और PR का वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा QR अपॉन cos 45 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है RR डैश अपॉन 2 इंटू QR cos 45 1/√2 हो जाएगा, cos 45 1/√2, तो 1/√2 इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2। तो स्ट्रेन ऑफ डायगोनल PR कितना हो गया, स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल PR इक्वल टू हो जाएगा RR डैश अपॉन 2QR। अभी जो RR डैश अपॉन QR है वो उसका वैल्यू क्या है, RR डैश अपॉन QR का वैल्यू क्या है, टाउ अपॉन G। तो इसको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा टाउ अपॉन 2G। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल PR टाउ अपॉन 2G। अब हम देखते हैं जो सॉलिड क्यूब है उसमें कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है। इस शियर स्ट्रेस के कारण इसका जो डायगोनल PR है इसमें एक स्ट्रेस इंड्यूस होता है जिसको हम बोल रहे हैं सिग्मा। तो सिग्मा क्या है, एक डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इसके डायगोनल PR में, किसके कारण, शियर स्ट्रेस टाउ के कारण। तो इस सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ये शियर स्ट्रेस के। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल PR क्या है, टाउ अपॉन 2G। तो टाउ का वैल्यू क्या हो गया है, सिग्मा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2G। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब जब देख रहे हैं हम सॉलिड क्यूब में जब शियर स्ट्रेन हो रहा है शियर स्ट्रेस के कारण, तो ये डिफॉर्म हो जा रहा है, एस का एच डैश हो जा रहा है और आर का आर डैश हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो डायगोनल PR है, ये डायगोनल PR, ये इसमें क्या लग रहा है, टेंजाइल स्ट्रेस लग रहा है, डायरेक्ट टेंजाइल स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि ये एक्सपांड हो रहा है, ये देखिए ये एक्सपांड हो रहा है ये। और जो इसका डायगोनल SQ है, SQ ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसी कारण क्या बोल रहे हैं हम लोग, डायगोनल PR इस डायरेक्ट टेंजाइल स्ट्रेस लग रहा है, इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंजाइल स्ट्रेस, और डायगोनल QS इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे हमने देखा डायगोनल PR पे डायरेक्ट टेंजाइल स्ट्रेस लग रहा है, और डायगोनल SQ पे डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। अब हम निकालेंगे डायगोनल PR पे टोटल कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेन ऑन डायगोनल PR क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन E प्लस म्यू सिग्मा अपॉन E। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन ऑन डायगोनल PR वुड भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन E प्लस म्यू सिग्मा अपॉन E। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये भी क्या है, स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल PR ही है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट करते हैं, ये भी डायगोनल PR पे है टोटल स्ट्रेन। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2G इक्वल टू सिग्मा अपॉन E प्लस म्यू सिग्मा अपॉन E। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2G और ये हो गया सिग्मा अपॉन E कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस म्यू। तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा कटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो ये हमारा रिलेशन आ गया E और
जी के बीच में। ठीक है, एक सबसे पहले इक्वेशन आया था ई और के बीच में, और ये इक्वेशन आ गया ई और जी के बीच में। ठीक, तो इसको हम इक्वेशन बी दे देते हैं, और ई और ये वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन ए दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको तीनों के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, जो इक्वेशन बी है, इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से हम म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो म्यू इक्वल टू आएगा ई अपॉन 2g माइनस 1। हमारे पास इक्वेशन ए है, क्या था, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ई अपॉन 3k इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, 2 म्यू को इधर ला देते हैं, ई इक्वल टू 3k प्लस 2 म्यू इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ से हम म्यू का वैल्यू रख देते हैं। म्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, ई अपॉन 2g माइनस 1। इस म्यू की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ई अपॉन 3k प्लस 2 म्यू क्या है, ई अपॉन 2g माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको बस सॉल्व करना है हमको, ई अपॉन 3k प्लस 2 ई अपॉन 2g माइनस 2 इक्वल टू 1। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अपॉन 3k प्लस ई अपॉन जी इक्वल टू 3। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है, ई कॉमन हो गया इसमें, ई इक्वल टू आएगा सॉल्व करने के बाद 9, सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ मैं आप लोग को इसको। यहाँ पे से ई कॉमन निकल गया, ये हो गया 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन जी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे से इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3kg। तो यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे आएगा 3k, ये हो गया ई इक्वल टू 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है ई इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। तो ये हमारे पास रिलेशन है ई, के और जी के बीच में, तीनों इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में हमारे पास ये रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के एग्जाम में पूछता है, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनता है। इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।